नमस्कार। टू दी पॉइंट प्रोग्राम की इस कड़ी में स्वागत है आपका। आज बात करेंगे इंटरनेट प्रतिबंध का। मणिपुर का वर्तमान दृश्य को देखते हुए इस पर बात करना बेहद ज़रूरी सा है। हालांकि इस पे पहले भी इंटरनेट शटडाउन पर कई चर्चाएं हो चुकी हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थिति के अनुसार यह पुनः आवश्यक हो जाता है। मणिपुर पिछले 2.5 महीनों से आंतरिक अशांति और जातीय संघर्ष से गुजर रहा है और भारतीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा इंटरनेट शटडाउन और मीडिया सेंसरशिप के कारण मणिपुर में हिंसा के खबरों से अनजान है। भारत में इंटरनेट शटडाउन की स्थिति क्या है, देखते हैं। 2016 के बाद से विश्व में शटडाउन ट्रैकर ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट स्टॉप डेटाबेस जिसको कहते हैं में दर्ज किए गए सभी शटडाउन में से लगभग 58% भारत में हुए हैं। भारत ने इस साल दूसरे नंबर पर मौजूद यूक्रेन को भी हराया है। भारत एकमात्र G20 देश है जिसने 2 से अधिक बार इंटरनेट शटडाउन लगाया है। डेटा से पता चलता है कि भारत ने 2022 में कम से कम 84 शटडाउन लागू किए, जो कि किसी भी देश में सबसे अधिक है। इंटरनेट शटडाउन का प्रशासन क्या है जानते हैं क्रम से। पहला, इंटरनेट शटडाउन आदेश भारतीय टेलीग्राम अधिनियम 1885 के तहत दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन, सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा नियम 2017 के तहत नियंत्रित होते हैं। दूसरा, 2017 के नियम सार्वजनिक आपातकाल के आधार पर किसी क्षेत्र में दूरसंचार सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने का प्रावधान करते हैं और केंद्र और राज्य स्तर पर गृह मंत्रालय के वरिष्ठ नौकरशाहों को शटडाउन का आदेश देने की शक्ति देते हैं। तीसरा, 1885 का अधिनियम केंद्र सरकार को इंटरनेट सेवाओं सहित विभिन्न प्रकार की दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने और उनके लिए लाइसेंस देने का अधिकार देता है। चौथा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का उपयोग करना। यह संचार नाकाबंदी को उचित ठहराता है और इसे जारी रखना एक बढ़ती प्रवृत्ति होती जा रही है। पांचवा, धारा 144 एक मजिस्ट्रेट को क्षेत्र में सामान्य शटडाउन लागू करने की शक्ति देती है यदि उसे लगता है कि क्षेत्र में हिंसा हो सकती है। क्या है इंटरनेट शटडाउन के प्रमुख कारण, क्रमवार उन्हें भी जानते हैं। पहला, भारत में इंटरनेट शटडाउन अक्सर सरकार द्वारा प्रशासनिक या कानून व्यवस्था उपाय के रूप में लगाया जाता है। दूसरा, यह गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए किया जाता है जिससे कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। तीसरा, इंटरनेट बंद करने से संकट के समय समुदायों के बीच शांति बनाए रखने में मदद मिलती है। इंटरनेट शटडाउन की आलोचना आखिर क्यों होती है, इन्हें भी क्रमशः जानना जरूरी है। तो देखते हैं। पहला, इंटरनेट ब्लैकआउट और आवाजाही पर प्रतिबंधों ने लाखों लोगों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित करता है। इसका असर कॉलेज में दाखिले से लेकर टैक्स रिटर्न दाखिले करने वाले व्यवसायों तक सब पर पड़ता है। तीसरा, इंटरनेट की अनुपलब्धता का कारोबार पर गहरा असर पड़ता है। चौथा, ICRIER के मुताबिक इंटरनेट बंद होने से भारतीय अर्थव्यवस्था को करीब 3.04 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। पांचवा, सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी COAI के मुताबिक देश में जिन 22 सर्किलों में वो काम करते हैं उनमें से किसी में भी शटडाउन के कारण मोबाइल कैरियर को प्रतिदिन लगभग $8 मिलियन का नुकसान होता है। क्या है अब संबंधित न्यायालय के निर्णय, उन्हें भी देखते हैं। पहला, फाहिमा शिरीन बनाम केरल राज्य
2019 में केरल उच्च न्यायालय ने इंटरनेट एक्सेस के अधिकार को एक मौलिक अधिकार घोषित किया, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार और शिक्षा के अधिकार का एक हिस्सा है। दूसरा, अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इंटरनेट सेवाओं पर अपरिभाषित प्रतिबंध अवैध होगा और इंटरनेट शटडाउन के आदेशों को आवश्यकता और तार्किकता के मापदंडों को पूरा करना होगा। न्यायालय ने मामले में निम्नलिखित निर्देश पारित भी किए थे। पहला, दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन, सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सेवा निलंबन नियम 2017 के तहत इंटरनेट सेवाओं को अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने का आदेश अस्वीकार्य है। दूसरा, निलंबन का उपयोग केवल अस्थायी अवधि के लिए ही किया जा सकता है। तीसरा, निलंबन नियमों के तहत जारी किए गए इंटरनेट को निलंबित करने वाले किसी भी आदेश को आनुपातिकता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए और आवश्यक अवधि से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। चौथा, निलंबन नियमों के तहत इंटरनेट को निलंबित करने वाला कोई भी आदेश न्यायिक समीक्षा के अधीन है। इंटरनेट बंद करने के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न तकनीकें। पहला, डीएनएस छेड़छाड़, डोमेन नाम प्रणाली यानी डीएनएस के साथ छेड़छाड़ करके अधिकारी विशिष्ट वेबसाइटों या सेवाओं तक पहुंच को पुनर्निर्देशित या अवरुद्ध कर सकते हैं। इसे डीएनएस रिकॉर्ड में बदलाव करके डीएनएस क्वेरी को अलग अलग आईपी पते पर पुनर्निर्देशित करके या कुछ डीएनएस सर्वर तक पहुंच को पूरी तरह से अवरुद्ध करके किया जा सकता है। दूसरा, आईपी ब्लॉकिंग। आईपी ब्लॉकिंग एक ऐसी तकनीक है जहां ब्लॉक करने के लिए विशिष्ट आईपी पते को लक्षित किया जाता है। अधिकारी विशेष वेबसाइटों, प्लेटफॉर्मों या सेवाओं से जुड़े आईपी पतों की एक ब्लैक लिस्ट बना सकते हैं और नेटवर्क बुनियादी ढांचे को उन पतों तक पहुंच रोक सकते हैं। तीसरा, यूआरएल फिल्टरिंग। इसमें विशिष्ट यूआरएल यानी वेब पते को चुनिंदा रूप से अवरुद्ध करना या उन तक पहुंच की अनुमति देना शामिल है। अधिकारी फिल्टरिंग सिस्टम या फायरवॉल का प्रयोग कर सकते हैं जो अनुरोधित यूआरएल की जांच करते हैं और पूर्व निर्धारित मानदंडों के आधार पर पहुंच की अनुमति देना या ब्लॉक करना तय करते हैं। चौथा, सामग्री फिल्टरिंग और कीवर्ड ब्लॉकिंग। सरकारें उन विशिष्ट कीवर्ड, वाक्यांशों या सामग्री की निगरानी और ब्लॉक करने के लिए उन्नत फिल्टरिंग सिस्टम का उपयोग कर सकती हैं जिन्हें वे संवेदनशील या खतरनाक मानते हैं। पांचवा, इंटरनेट की गति को कम करना या धीमा करना। इसमें जानबूझकर इंटरनेट की गति को इस हद तक धीमा करना शामिल है कि कुछ वेबसाइटों या सेवाओं तक पहुंच अव्यावहारिक या असंभव हो जाए। इंटरनेट शटडाउन के क्या होते हैं प्रभाव, जानते हैं। पहला, आर्थिक प्रभाव। ग्लोबल टैकर टॉप 10 वीपीएन के डेटा से पता चलता है कि 2022 में भारत को $184.3 मिलियन का नुकसान हुआ। दूसरा, संचार में व्यवधान उत्पन्न होते हैं। तीसरा, शिक्षा और अनुसंधान में व्यवधान उत्पन्न होते हैं। चौथा, स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा उत्पन्न होते हैं। पांचवा, मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है। छठा, इंटरनेट शटडाउन से ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग की पहुंच बाधित हो सकती है और स्थानीय मुद्दों की कम रिपोर्टिंग हो सकती है। सातवां, राजनीतिक पारदर्शिता को बाधित करता है यह। अर्थात निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि इंटरनेट प्रतिबंध में गलत सूचना कम होने के बजाय फैलती है। सत्य, न्याय और सुलह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने में राज्य और केंद्र सरकारों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रवाह भी आवश्यक है। धन्यवाद।